नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों पावर इन्वर्टर या फिर इन्वर्टर के बारे में। इसी वीडियो में दोस्तों हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इन्वर्टर का कि कैसे काम करता है। तो अगर आप भी DFCCIL के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज पावर इन्वर्टर के बारे में। इसके पहले हम दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ा है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम DFCCIL के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ पर चैनल पर आ जाना है और सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है। इसके बाद जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहली प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी DFCCIL इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसको आप जैसे ही विजिट करेंगे तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस हम कवर करेंगे DFCCIL के लिए तो वो आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हम कुछ MCQ भी पढ़ेंगे जैसे हमारा एग्जाम और नज़दीक आ जाएगा। और आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे पावर इन्वर्टर के बारे में, देखेंगे कि पावर इन्वर्टर कैसे काम करता है कंप्लीटली डिटेल से और आसान भाषा में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टर की, एक इन्वर्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो लिखने का कोशिश किया है। कुछ चीज़ें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इनपुट में फिक्स DC को लेता है और आउटपुट में हमें क्या करता है, कंट्रोल्ड AC को देता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर है, इनपुट में फिक्स DC जा रही है और आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, कंट्रोल AC। या फिर आसान भाषा में हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इन्वर्टर जनरली एक ऐसे डिवाइस होता है जो कि DC पावर सप्लाई को AC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो AC पावर सप्लाई होती है वो कंट्रोल्ड AC होती है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, आप पावर इन्वर्टर और इन्वर्टर, तो इन्वर्टर को ही हम पावर इन्वर्टर बोलते हैं। A power inverter or inverter is a power electronics device that changes direct current to controlled alternating current। मतलब DC करंट से कंट्रोल AC करंट में बदलता है हमारा इन्वर्टर। देखिए इनपुट में दोस्तों जो फिक्स DC होती है वो कुछ तरीके की होती है। इसका वोल्टेज फिक्स होता है। फिक्स का मतलब है कि या तो 5 वोल्ट होगी, 10 वोल्ट होगी, 50 वोल्ट होगी या फिर 110 वोल्ट तक हो सकती है, और भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितने वोल्टेज की DC है। इसके बाद आउटपुट कंट्रोल AC की बात करें तो ये कंट्रोल करता क्या है जनरली। तो देखिए AC जो करंट होता है, करंट जनरली दो प्रकार का होता है, अगर आप नहीं जानते आप, एक होता है DC करंट, एक होता है AC करंट। हमारे घरों में जनरली जो करंट आता है वो होता है AC करंट, और जो हमें अपने बैटरियों से, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो, लैपटॉप की बैटरी हो या फिर घरों की जो बैटरियाँ होती है इन्वर्टर की, तो वो भी बैटरी हो तो वहाँ से हमें जो करंट देखने को मिलता है वो मिलता है DC करंट। तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल्ड AC का मतलब क्या है, मतलब क्या क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं AC में जनरली। तो देखिए AC करंट की वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, साइन वेव। अब इसमें देखिए दो चीज़ें जनरली होती हैं, अगर आप इसको देखें ध्यान से। अब AC करंट में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइकिल यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक ही खत्म हुई है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर तक जा रही है मैक्सिमम पॉइंट तक, और इसके बाद फिर वापस आ रही है 0 पर, और फिर ये नेगेटिव में शुरू हो रही है और फिर नेगेटिव में मैक्सिमम जा रही है और फिर वापस यहाँ पर 0 हुई है। तो जिस पॉइंट पर दोस्तों देखिए दोस्तों 0 से जिस यहाँ पर देखिए आप इस पॉइंट तक ये कितना हो रही है, हाई हो रही है। तो जो इसकी ऊंचाई है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज, तो जो इसकी ऊंचाई है मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज है, ये जितनी ज़्यादा ऊँची होगी समझ लीजिए उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा हमारे उस AC करंट का। और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, ये हाफ साइकिल है, और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखिए ये दोनों ही साइकिल को मिला के एक साइकिल होता है। अब मान लीजिए 1 सेकंड में ये एक ही साइकिल हुआ, तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज होगी। अब मान लीजिए 1 सेकंड में 50 साइकिल हो गया तो इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। मान लीजिए 1 सेकंड में 100 साइकिल हो गया तो इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म यानी हमारे AC करंट की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहला तो है वोल्टेज, दूसरा है हमारा क्या, फ्रिक्वेंसी। तो कंट्रोल AC में करते क्या है हम, जो हमें AC पावर सप्लाई यहाँ पर देखने को मिलती है इन्वर्टर के बाद, इसमें हम अपने AC करंट की वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जनरली हमारे घरों में दोस्तों जो AC करंट आती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज और जो वोल्टेज होता है वो होता है 240 वोल्ट, स्टैंडर्ड वोल्टेज जनरली। तो यहाँ पर होता क्या है, हम इन्वर्टर के द्वारा इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन दोनों को वैरी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें वोल्टेज कम चाहिए तो वो हम इन्वर्टर से कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रिक्वेंसी में बढ़ानी है अपनी AC करंट की तो वो हम कर सकते हैं अपने इन्वर्टर के द्वारा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इन्वर्टर की वर्किंग होती है, जो कि इनपुट में फिक्स DC को लेता है और आउटपुट में हमें कंट्रोल AC देता है।
अब देखिए अगर आप इसको एक प्रकार से समझे तो ये डीसी से एसी में कन्वर्ट ही तो कर रहा है ना, तो ये भी तो एक प्रकार का कन्वर्टर हुआ। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्टर के बारे में कि कितने प्रकार के कन्वर्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसको कि हम बोलते हैं रेक्टिफायर। अब देखिए रेक्टिफायर जनरली करता क्या है, हमारे एसी पावर सप्लाई को अनकंट्रोल्ड डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है। देखिए अगर आप नहीं जानते रेक्टिफायर के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह होता है। तो इनका काम केवल एक ही होता है, एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर हम दोस्तों काम में लेते हैं डायोड। अब देखिए अनकंट्रोल्ड डीसी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका रेक्टिफायर है, यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है और मान लीजिए इनपुट में आपने 230 वोल्ट यहाँ पर जो है इनपुट इसको दिया एसी। अब 230 वोल्ट की एसी को आपको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए जब ये 230 वोल्ट आप इसके इनपुट पर देंगे तो जो हमारा रेक्टिफायर है 230 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही डीसी पावर में कन्वर्ट करेगा। आप जो है उस वोल्टेज को बीच में यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जितना भी आप इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं हम अनकंट्रोल्ड डीसी। अब इसके बाद दोस्तों होता है एसी से डीसी कन्वर्टर, लेकिन फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, मतलब ये भी एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, एसी पावर से हमें कंट्रोल्ड डीसी देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर भी रेक्टिफायर ही होता है जनरली, उसको भी हम रेक्टिफायर ही बोलते हैं। यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम थायरिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, थायरिस्टर का। आपने पढ़ाई होगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो यहाँ पर जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर होता है इसमें हमें कंट्रोल डीसी मिलती है आउटपुट में, इनपुट में एसी देते हैं हम। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, जनरली हम मान लीजिए 230 वोल्ट एसी इनपुट को दे रहे हैं, तो आउटपुट में हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें कितना क्या चाहिए, उसके फेज में चेंजेस लेकर। अब ये भी दोस्तों बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि कैसे क्या हम फेज कंट्रोल करके रेक्टिफिकेशन करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों होता है एसी से एसी कन्वर्टर। अब देखिए एसी से एसी कन्वर्टर मतलब जो एसी सप्लाई को एसी में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर चेंजेस करेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर साइक्लो कन्वर्टर और है एसी वोल्टेज रेगुलेटर। इन दोनों में क्या अंतर होता है तो वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम साइक्लो कन्वर्टर को देखते हैं। देखिए एसी करंट में अभी हमने देखा कि दो चीजें होती है, एक होता है वोल्टेज, एक होती है हमारी फ्रिक्वेंसी। दो चीजें जनरली यहाँ पर होती हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर में क्या होता है, इनपुट में एसी ही लेगा, लेकिन आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा, जो एसी करंट है उसके वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही काम हम कर सकते हैं अपने साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा। मतलब काम एसी पर ही करेगा, लेकिन एसी की वोल्टेज या फ्रिक्वेंसी दोनों को ही चेंज कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम एसी वोल्टेज रेगुलेटर की। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेटर जन नाम से पता चला, वोल्टेज रेगुलेटर जो कि हमारे एसी करंट के वोल्टेज को तो वेरी कर देगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी जो कि इनपुट करंट की यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सेम रहने वाली है, वोल्टेज ही केवल चेंज करता है हमारा एसी वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये हमारा हो गया एसी टू एसी कन्वर्टर। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं डीसी टू एसी कन्वर्टर के बारे में। देखिए डीसी टू एसी कन्वर्टर जनरली यही हमारा इन्वर्टर होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि जो कि डीसी इनपुट में लेता है और कंट्रोल एसी हमें देता है। अब यहाँ पर एक और चीज होती है दोस्तों, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, मतलब जो डीसी पावर को डीसी में ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर चेंज कर देगा। तो यहाँ पर इसको जनरली हम बोलते हैं चॉपर। आप सभी लोगों ने सुना होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो चॉपर आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें होता क्या है, ये हमें इनपुट में हम इसको डीसी देते हैं और कंट्रोल डीसी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर होते हैं जनरली दोस्तों बक बूस्ट कन्वर्टर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम करते क्या है, देखिए डीसी वोल्टेज में जनरली क्या होता है, वोल्टेज। तो बक बूस्ट कन्वर्टर के द्वारा इसके वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं जनरली। तो हम डीसी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं चॉपर के द्वारा या फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर के द्वारा। तो ये सभी प्रकार के दोस्तों कन्वर्टर थे यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है आप इजीली उनको अटेंड कर पाएंगे। अब हम दोस्तों ब्लॉक डायग्राम समझते हैं इन्वर्टर का कि किस प्रकार से इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। तो जनरली दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है, मतलब कंट्रोल एसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन किसके द्वारा करता है। तो यहाँ पर दोस्तों लगे होते हैं स्विचिंग डिवाइसेस। स्विचिंग डिवाइसेस का यूज करके हमारा इन्वर्टर डीसी को एसी में कंट्रोल एसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, इन्वर्टर यूनिट्स कन्वर्ट्स डीसी टू एसी पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइसेस एंड प्रोवाइड पावर सप्लाई टू द लोड। अब देखिए यहाँ पर जो इन्वर्टर होता है वो जनरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इंडस्ट्रियल इन्वर्टर, दूसरा होता है डोमेस्टिक इन्वर्टर। अब
देखिए जनरली दोस्तों जो इन्वर्टर है वो एक तरह की पावर सप्लाई है या फिर पावर सप्लाई का सर्किट है, ठीक है। ये कोई एक डिवाइस बोल सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर एक सर्किटरी है। अब इंडस्ट्रियल इन्वर्टर जनरली होता क्या है, जिसको कि हम इंडस्ट्रियों में यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस रहता है। तो इंडस्ट्रियल इन्वर्टर में जनरली दोस्तों इंडस्ट्रियों में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम बड़े बड़े 3 फेज जो AC मोटर्स होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप सभी लोगों ने ट्रेन में सफ़र तो जरूर से किया ही होगा। आज के टाइम पर दोस्तों जितने भी रेल इंजन आ रहे हैं, वो WFE7 हो, WFE5 हो या फिर WG9, ये जनरली लोकोमोटिव के नाम होते हैं। तो जितने भी अभी यहाँ पर मॉडर्न लोकोमोटिव आ रहे हैं उन सभी में हम यूज़ करते हैं 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जो कि लगी होती है उनके पहियों के बीच में यानी एक्सल पे। तो उसकी स्पीड भी दोस्तों हम कंट्रोल करते हैं इसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन वहाँ पर दोस्तों हम यूज़ करते हैं स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में IGBT को, और उसको जनरली हम बोलते हैं VFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव या फिर VVFD वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो ये इंडस्ट्रियल इन्वर्टर होता है जनरली दोस्तों। इसके बाद बात करें डोमेस्टिक इन्वर्टर की, तो ये वो इन्वर्टर होता है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। आप सभी लोगों के घर में ये इन्वर्टर जरूर से होगा। जब लाइट चली जाती है तो इसी इन्वर्टर से हमें पावर सप्लाई देखने को मिलती है, तो वो हमारा डोमेस्टिक इन्वर्टर होता है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल इन्वर्टर को। तो यहाँ पर जनरली दोस्तों जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है इनपुट के तौर पर, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टर है, लेकिन हमें पता है इस DC को AC में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, तो इनपुट में तो इसको DC चाहिए ना। अब देखिए इंडस्ट्रियल इन्वर्टर में होता क्या है, जो इनपुट में DC पावर मिलती है वो डायरेक्टली रेक्टिफायर के द्वारा मिलती है, ठीक है। जो AC सप्लाई आई, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर AC सप्लाई आएगी, AC सप्लाई को रेक्टिफायर में दिया जाएगा, रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा DC, और ये DC जाएगा इनपुट हमारे इन्वर्टर को, और फिर इन्वर्टर इसको AC में कन्वर्ट करेगा, और फिर फाइनली हमारे इंडस्ट्री में मोटरों को दे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, AC पावर सप्लाई सप्लाइड की जा रही है किसको, रेक्टिफायर को। उसके बाद रेक्टिफायर इसको कन्वर्ट कर रहा है AC से DC में, और फिर ये DC जा रही है हमारे इन्वर्टर के इनपुट में, और फिर डायरेक्टली इन्वर्टर का आउटपुट AC जा रहा है किसको, हमारी मोटर को। तो यहाँ पर देखिए या फिर यहाँ पर दोस्तों बैटरियों से भी हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पर रेक्टिफायर्स वगैरह से होता है। जो रेल इंजन में होता है वो जनरली जो मोटरों को जो इन्वर्टर लगा होता है उसको डायरेक्टली हम रेक्टिफायर के थ्रू ही पावर सप्लाई देते हैं। ऊपर से जो सिंगल फेज OHE वायर जाता है उससे पावर को रिसीव करते हैं, उसको स्टेप डाउन करते हैं और उसको रेक्टिफायर से निकालते हैं, और फिर वो इन्वर्टर को जाता है, मतलब VFD को जाता है। रेल इंजन में जनरली वो इन्वर्टर ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इंडस्ट्रियल इन्वर्टर होता है, जिसमें कि इनपुट रेक्टिफायर से डायरेक्टली देखने को मिलता है। लेकिन बात करें दोस्तों डोमेस्टिक इन्वर्टर की, तो देखिए डोमेस्टिक इन्वर्टर में यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं, एक डोमेस्टिक इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पर ये एक चेंज ओवर रिले है, एक इन्वर्टर है, और यहाँ पर हमारा कन्वर्टर है, और ये एक बैटरी भी है। तो देखिए जो डोमेस्टिक इन्वर्टर होता है, इसमें जो हमारे इन्वर्टर को इनपुट मिलता है वो हमारे घर में रखी बैटरियों से मिलता है। जो DC पावर यहाँ पर मिलती है वो किससे मिलती है, बैटरियों से। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा जनरली 2 केस होते हैं। जब हमारे घरों में लाइट आ रही होती है, करंट आ रहा होता है बाहर से, मतलब जो लाइन आती है उससे, तब तो हमारा इन्वर्टर काम नहीं करता, तब वो बंद रहता है। उस टाइम करता है क्या है, उस टाइम ये इस बैटरी को चार्ज करता है जो हमारे घरों में रखी होती है। इसके बाद मान लीजिए AC पावर सप्लाई कट हो गई, या फिर चली गई, आई नहीं हमारे घर में, तो उस टाइम इन्वर्टर क्या करता है, स्विच करता है किसको, बैटरी पर, में जो पावर सप्लाई है इनपुट वो बैटरी से लेगा और फिर उसको AC में कन्वर्ट करके हमारे घरों को सप्लाई करता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसका ब्लॉक डायग्राम होता है, जहाँ पर AC इनपुट पावर सप्लाई आ रही है, और ये 2 जगह जा रही है। पहले जा रही है चेंज ओवर रिले को, और दूसरी जा रही है एक कन्वर्टर को। अब देखिए यहाँ पर 2 काम होंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक सेंसिंग डिवाइस लगा होता है, जो कि सेंस करके चेंज ओवर रिले को बताता है कि AC पावर सप्लाई आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो जनरली यहाँ पर पहले जाएगा कन्वर्टर में, ये होता है हमारा रेक्टिफायर, जो कि इस AC को DC में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये DC जाएगी बैटरी को चार्ज करने, बैटरी चार्ज हो जाएगी, और इनकेस मान लीजिए लाइट चली गई तो चेंज ओवर रिले जो है शिफ्ट करेगी इस AC पावर सप्लाई से हमारे इन्वर्टर पर। तो इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी से इनपुट लेगा और उसको AC में कन्वर्ट करके चेंज ओवर रिले के थ्रू हमारे लोड को प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर एक केस तो हो गया कि जब हमारी AC पावर सप्लाई आ रही है तो उस टाइम ये डायरेक्टली AC इनपुट सप्लाई को लोड तक पहुँचा देगा, और दूसरा केस मान लीजिए AC पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से सर्किट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली जो सेक्शन है ये हमारे इन्वर्टर का है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको
दिख रही हैं कंपोनेंट्स वगैरह, चाहे वो ऑसिलेशन सेक्शन हो, ड्राइवर सेक्शन हो, ये सभी हमारे इन्वर्टर का पार्ट है। अब जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा केवल आप उसी पर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए ये हमारी एसी मेंस इनपुट है, ये हमारी मेन सप्लाई आ रही है एसी करंट की। ये यहाँ पर देख सकते हैं 3 जगह जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर लगा हुआ है एसी मेन सेंसिंग सेक्शन, जो कि सेंस करता है कि एसी पावर सप्लाई जो मेन लाइन से आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और उसको बताता है जनरली किसे, हमारे चेंज ओवर रिले को। तो देखिए चेंज ओवर रिले को मान लीजिए पता चलेगा कि भैया पावर सप्लाई आ रही है, तो ऐसे में करेगा क्या, ये इस पावर सप्लाई को डायरेक्टली हमारे आउटपुट तक, मतलब कि लोड तक हमें डायरेक्टली पहुंचा देगा जब एसी करंट आ रहा है। मान लीजिए अब एसी करंट नहीं आ रहा है, तो इस टाइम पे जो हमारा सेंसिंग सेक्शन है ये सेंस करेगा कि एसी करंट नहीं आ रहा है और वापस बताएगा चेंज ओवर रिले को। तो जैसे ही चेंज ओवर रिले को पता चलेगा कि एसी पावर सप्लाई नहीं आई, तो ये जनरली सिग्नल भेजेगा किसको, ऑसिलेटर सेक्शन को या फिर पीडब्ल्यूएम सेक्शन को, जो कि स्विचिंग सिग्नल जनरेट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी चार्जिंग सेक्शन है। जब एसी आती है तो ये डीसी में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी को चार्ज करता रहता है उस एसी पावर सप्लाई से, और ये बैटरी हमारी कंटिन्यूसली चार्ज होती रहती है। अब जैसी लाइट जाएगी तो यहाँ से दोस्तों ये जो है ट्रिगर सिग्नल जो है जनरेट करेगा, और ये यहाँ से जो स्विचिंग चालू हो गई, और इन्वर्टर ट्रांसफर जनरली स्टेप अप ट्रांसफर होता है, तो इससे ये कनेक्टेड होता है और दूसरे टर्मिनल से हमारी बैटरी कनेक्टेड होती है। और फाइनली दोस्तों हमें जो आउटपुट मिलता है वो एसी आउटपुट देखने को मिल जाता है, जो कि जाता है इस चेंज ओवर रिले को, और ये बाद में जो है उसको हमारे लोड तक पहुंचा देती है। तो यहाँ पर जनरली प्रोसेस क्या हो रहा है, देखिए रिले क्या होती है, ये स्विच करती है वोल्टेज। अगर एसी पावर आ रही है तो वो डायरेक्टली लोड को दे देगी, और नहीं आ रही है तो वो स्विच करेगी किस पर, इन्वर्टर के आउटपुट पर। इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी से इनपुट लेके एसी पावर सप्लाई देगा चेंज ओवर रिले को, चेंज ओवर रिले फिर हमारे लोड तक पहुंचा देगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ये चेंज हो रही है, मतलब कि एसी मेन से इन्वर्टर पर चेंज हो रही है। जब हमारी एसी लाइट नहीं आ रही है, एसी करंट नहीं आ रहा है, मेन लाइन नहीं आ रही, तो ये क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम चेंज ओवर पीरियड, ठीक है। अब जो चेंज ओवर पीरियड होता है वो जनरल 3 से 4 मिली सेकेंड का होता है। आप सभी ने देखा होगा जब कभी भी हमारे घरों में लाइट जाती है तो कुछ समय के लिए जो है लाइट चली जाती है, फिर इन्वर्टर कुछ समय बाद जो है चालू होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें पावर सप्लाई देखने को मिलती है, इस तरीके से हमारा इन्वर्टर जो है काम करता है। तो अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ इन्वर्टर सर्किट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रकार की सर्किटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों होता है बैटरी चार्जर सेक्शन। देखिए हमें पता है कि हमारे इन्वर्टर में लगी होती है बैटरी, जिसको कि चार्ज करना जरूरी है, और बैटरी हमेशा डीसी करंट पर ही चार्ज होती है, एसी पर चार्ज नहीं होती है। तो जो हमारी मेन लाइन आ रही है, देख सकते हैं यहाँ से मेन लाइन हमारी आई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इनपुट है। इसको हम सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके थ्रू हम इसको स्टेप डाउन करेंगे, मतलब कि इसका 230 वोल्टेज से इसको कम वोल्टेज पर करेंगे, क्योंकि हमारी बैटरी जनरली 12 वोल्ट पर चार्ज होती है। इसके बाद ये दोस्तों डायोड दिख रहे हैं, यहाँ पर रेक्टिफायर का काम कर रहा है, मतलब रेक्टिफिकेशन हो रहा है। इसके बाद ये यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर है, और फिर जो है ये रेगुलेट करेगा हमारे वोल्टेज को, और फिर जो है हमारे लिए आउटपुट टर्मिनल पर 12 वोल्ट जो है डीसी आउटपुट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज होगी, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं डीसी आउटपुट टू बैटरी। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं स्विचिंग सेक्शन को। देखिए स्विचिंग सर्किट कैसा होता है, इसको हम डिटेल से समझते हैं। यही अगर आपने समझ लिया तो आप इन्वर्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो देखिए स्विचिंग सिग्नल को समझने के पहले सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं एसी करंट की। तो देखिए हमें पता है जो एसी करंट होता है वो एक साइन वेव की तरह होता है, एक साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है जनरली, देखिए यहाँ से ये वेव कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और एकदम हाई होने के बाद फिर कंटिन्यूसली घट रही है, और फिर माइनस में कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और फिर जो है माइनस से वापस कंटिन्यूसली घट रही है। अब देखिए जब ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने मेजर किया तो हमें मिला 1 वोल्ट, ठीक है, और थोड़ी आगे हमने अगले पॉइंट पर मेजर किया तो यहाँ पर मिला हमें 3 वोल्ट, और जहाँ हाई है एकदम टॉप पर तो यहाँ हमें देखने को मिला जनरली 5 वोल्ट। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वैल्यू देखने को मिली। अगेन हमें अब घट रहा है तो अगेन हमें 3 वोल्ट मिल गया इस पॉइंट पर हमें 1 वोल्ट मिल गया, क्योंकि घट रहा है ना। तो इस तरीके से दोस्तों एसी करंट में हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू घट रही है और बढ़ रही है। अब देखिए हम अगर इसको पल्स की फॉर्म में लिखें, देखिए अभी हमने कम्युनिकेशन में किसके बारे में पढ़ा था, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में। तो अगर हम इसको पल्स की फॉर्म में जो है यहाँ पर प्रेजेंट करें, मतलब कि दर्शाएं, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने किया क्या है, जो ज़्यादा वोल्टेज, मान लीजिए ये वोल्टेज है 1 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट, ये वोल्टेज है समझ लीजिए। तो जो ज़्यादा वोल्टेज है वहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारी पल्स है इसकी विड्थ ज़्यादा रख दी, इसकी चौड़ाई ज़्यादा रख दी, और जहाँ कम है तो उसकी पल्स की जो विड्थ है वो चौड़ाई वो हमने कम रख दी।
तो देख सकते हैं जिस पॉइंट पर हमें 1 वोल्ट मिला वहाँ पल्स हमारी कम चौड़ी है, जहाँ ज़्यादा मिलता गया वहाँ हमारी पल्स ज़्यादा चौड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट की पल्स है, ये सबसे ज़्यादा चौड़ी है। इसी प्रकार से नेगेटिव में होता है -1, -3, -5 वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से अगर हम अपने इस साइनसोइडल वेवफॉर्म को पल्सेस की फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से होती है। देखिए अब एसी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल और एक हमारी नेगेटिव साइकिल। तो यहाँ पर होता क्या है, जनरली यहाँ पर जो हमारे टर्मिनल चेंज होते रहते हैं। और एसी करंट में दोस्तों जनरली फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो अभी 50 हर्ट्ज जनरली इसका मतलब क्या होता है ये भी हम साथ ही में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा लोड है जहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। अब मान लीजिए सबसे पहले हमारे एसी करंट की पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रही है, तो उसमें होता क्या है दोस्तों, जनरली करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड फ्लो करता है। अब जैसे ही हमारी नेगेटिव साइकिल शुरू हुई तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे एसी करंट में। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब कि जब नेगेटिव साइकिल शुरू होगी तो करंट हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर फ्लो होगा। अब ऐसे ऐसे फ्लो करता जाएगा, जब पॉजिटिव आएगी तो इस साइड को, नेगेटिव साइकिल होगी तो इस साइड को। तो ऐसे ऐसे दोस्तों जनरली चलता जाता है। अब पॉजिटिव को मान लीजिए आप ऑन है और नेगेटिव को मान लीजिए ऑफ है, तो ऑन ऑफ ऐसे चलता रहता है दोस्तों। जनरली जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है एसी की, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। तो कुछ इस तरीके से जो है एसी पावर सप्लाई काम करती है, जनरली होती है। अब इसको मैं एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए आप सभी लोगों ने नदियों को देखा होगा, नदियों में जो पानी फ्लो होता है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो होता है, मतलब सीधा फ्लो होता जाता है। लेकिन कभी आपने समुद्र को देखा है, समुद्र में पानी फ्लो कैसे होता है, ऊपर नीचे करके वो आगे को जाता है। तो दोस्तों जो हमारा समुद्र में जो पानी बह रहा है आप समझ लीजिए ठीक उसी तरीके से हमारा एसी करंट है, और जो नदियों में जो सीधा पानी जा रहा है वो समझ लीजिए आप डीसी करंट है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एसी करंट का कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझाया। अब हम समझते हैं स्विचिंग के बारे में। तो देखिए ये हमारा स्विचिंग सर्किट्स है। यहाँ पर हमने क्या किया, स्विचिंग का मतलब स्विच, मतलब कुछ स्विच लगे होंगे जो कि ऑन ऑफ का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे स्विचेज हैं, 4 स्विचेज हैं। ये हमारा लोड लगा हुआ है, मतलब कि इस पॉइंट पर हमें एसी पावर सप्लाई चाहिए। और ये हमारा डीसी पावर सोर्स है, यहाँ पर देख सकते हैं डीसी पावर सोर्स। तो ये समझ लीजिए कोई बैटरी है जहाँ से हमें डीसी करंट देखने को मिलेगा। तो हम समझते हैं कि कैसे हम डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम एसी करंट की पॉजिटिव साइकिल को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम केवल 2 ही स्विच को काम में लेंगे, ठीक है। इन स्विच को आप मान लीजिए है ही नहीं, लगे ही नहीं है सर्किट में, ये इसी प्रकार से सर्किट खुला हुआ है। तो देखिए यहाँ से हमारे डीसी पावर सप्लाई आएगी। अभी देखिए स्विच जो है ओपन है। अब जैसे स्विच यहाँ पर क्लोज होंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए हमारे डीसी सप्लाई का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इस केस में जैसे ये स्विच क्लोज होंगे, ये दोनों स्विच, तो यहाँ पर होगा क्या कि हमारी पावर सप्लाई यहाँ से आएगी और ऐसे ऐसे दोस्तों हमारे लोड में होते होते जो है हमारे इधर से इस स्विच से होते होते फिर वापस जो है नेगेटिव तक पहुँच जाएगी। तो इस टाइम जो करंट है वो जनरली इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जितना, अब देखिए अब ये डीसी पावर सप्लाई है, मान लीजिए हमें पल्स बनानी है, तो हम मान लीजिए जितने टाइम के लिए पल्स, मतलब जितने टाइम के लिए ये स्विचेस क्लोज रहेंगे उतने टाइम के लिए करंट फ्लो होता रहेगा। और जब करंट फ्लो होता रहेगा तो हमारी पल्स जो है फॉर्म होती जाएगी। अब मान लीजिए हमें ज़्यादा वोल्टेज की पल्स बनानी है तो ज़्यादा बिट्स रख देंगे, मतलब कि ज़्यादा देर तक क्लोज रखेंगे। कम टाइम के लिए कम टाइम की पल्स बनानी है, मतलब कम वोल्टेज की बनानी है, तो पल्स की बिट्स भी हम यहाँ पर कम रखेंगे, मतलब कि इन स्विचेस को कम टाइम के लिए क्लोज करेंगे। तो जनरली दोस्तों इन्हीं स्विचेस को हम ऑन ऑफ करते करते जो है इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है और हम अपनी एसी साइकिल की पॉजिटिव वेवफॉर्म को बना लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अब नेगेटिव के लिए हम जनरली इस प्रकार के स्विचेस अरेंजमेंट रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 2 स्विच काम ही नहीं कर रहे हैं, लगे ही नहीं है, इसी प्रकार से सर्किट यहाँ से खुला हुआ है, केवल ये स्विच यहाँ पर लगे हुए हैं। अब देखिए इस टाइम होगा क्या, ये डीसी का तो दोस्तों वही पॉजिटिव ही रहेगा और वही नेगेटिव रहेगा। तो इस टाइम करंट यहाँ से आएगा यहाँ तक और इस स्विच से होते होते यहाँ तक और फिर लोड में जाएगा यहाँ से और फिर यहाँ से सीधा नेगेटिव तक पहुँच जाएगा। तो इस टाइम दोस्तों जो हमारा करंट है वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हमारे लोड में, यानी दूसरी साइड या फिर नेगेटिव साइकिल बोल सकते हैं, क्योंकि करंट जो है टर्मिनल यहाँ पर लोड का चेंज हो गया। पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया इस सर्किट्स अरेंजमेंट में, इस तरीके से। सो इसी तरीके से अगर हम इसी सर्किट को ऑन ऑफ करते रहते हैं, अब मान लीजिए जितनी हमें पल्स की विड्थ रखनी है उतनी देर तक हम इसको क्लोज रखते हैं सर्किट्स को, और फिर वापस से हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी वो विड्थ कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से ऑन ऑफ की प्रक्रिया चलती रहेगी
और हमारी जो है नेगेटिव साइकिल की वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से पल्स के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितनी पल्स की बिट्स है समझ लीजिए उतनी देर तक हमने स्विचेस को क्लोज कर रखा है, सर्किट में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। और जब ये नहीं है पल्स समझ लीजिए उस टाइम हमारा करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा है, स्विचेस हमारे ओपन है कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम AC DC से हम जनरली AC में कन्वर्ट करते हैं, DC पावर सप्लाई को AC में। अब देखिए यहाँ पर जनरली आप देखें तो यहाँ पर ये पल्स की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमारा AC करंट तो कुछ इस तरीके से होता है एक साइनसॉइडल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम करते क्या है, जनरली हम यहाँ पर दोस्तों लगा देते हैं एक फिल्टर सर्किट, और फिल्टर सर्किट के बाद जो हमें कुछ इस तरीके से साइनसॉइडल वेव फॉर्म देखने को मिल जाती है। अब जनरली दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिफिशियल AC होती है, मतलब कि ओरिजिनल हमारी AC नहीं होती है, पल्स फॉर्म में होती है, तो ये आर्टिफिशियल AC होती है। तो हम DC से आर्टिफिशियल AC बनाते हैं और एक फिल्टर सर्किट का यूज़ करके हम उसको अपनी ओरिजिनल AC में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये स्विचेस मैंने बताया आपको कि हमें अगर पल्स की बिट्स चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बिट्स चाहिए यानी ज़्यादा वोल्टेज, तो हम स्विचेस को उतने टाइम तक क्लोज करेंगे अपने सर्किट में, तो करंट फ्लो होता रहेगा। और जब स्विच को ओपन करेंगे तो करंट जो है फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो स्विचेस हैं इनको कब ऑन होना है और कब ऑफ होना है, तो ये इन्हें कैसे पता चलेगा। तो स्विचेस को भी तो एक हमें सिग्नल देना पड़ेगा कि भैया अब ऑन होना है आपको, अब ऑफ होना है। तो ये सिग्नल कहाँ से मिलता है, तो ये सिग्नल जनरली दोस्तों इन स्विचेस को मिलता है PWM सेक्शन से, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर IC से। यहाँ पर जनरली दोस्तों एक होती है IC, और जो इस सिग्नल होता है इसको बोलते हैं हम ट्रिगर सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ पर स्विचेस में तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ इस प्रकार से आपको स्विचेस दिखा दिए, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर दोस्तों लगे होते हैं ट्रांजिस्टर, हमारे मॉसफेट होता है या फिर होता है IGBT। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या तो मॉसफेट का यूज़ करते हैं या फिर हम IGBT का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्विच का काम कौन करता है, IGBT और मॉसफेट, क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं, मतलब कि स्विचिंग बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे कर सकते हैं। तो उनके लिए दोस्तों जो सिग्नल जनरेट करता है, वो जो ट्रिगर सिग्नल जनरेट करता है वो होता है एक PWM IC यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। एक IC होती है जो कि सिग्नल जनरेट करती है और बताती है हमारे स्विचेस को कि आपको कब ऑन होना है और कब ऑफ होना है। अब यहाँ पर एक बार और हम इसको एकदम डिटेल से समझते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम को मान लीजिए हमारी AC मेन पावर सप्लाई जो कि हमारे मेन लाइन से आ रही है, ये डायरेक्टली किसको जाएगी, सबसे पहले चेंज ओवर रिले को। अब यहाँ पर दोस्तों एक कनेक्टेड होता है हमारा सेंसिंग डिवाइस। अब इस सेंसिंग डिवाइस क्या करेगा, इसको सेंस करेगा AC मेन सप्लाई को कि आ रही है या नहीं, और इसको किसको बता देगा, फिर चेंज ओवर रिले को। मान लीजिए AC मेन सप्लाई आ रही है, तो इस टाइम चेंज ओवर रिले क्या करेगा, इस पावर सप्लाई को पास कर देगा हमारे लोड तक डायरेक्टली। तो इस टाइम तक हमारे लोड को जो पावर सप्लाई मिलेगी वो हमारी मेन लाइन से मिलेगी। अब मान लीजिए AC पावर सप्लाई नहीं आ रही है, कट हो चुकी है हमारे घरों में, तो इस टाइम सेंसिंग डिवाइस इसको सेंस करेगा और किसको बताएगा, हमारी चेंज ओवर रिले को। इसके बाद चेंज ओवर रिले क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा हमारे PWM सेक्शन को। PWM सेक्शन क्या करेगा, ट्रिगर सिग्नल को जनरेट करेगा। ट्रिगर सिग्नल जनरेट करने के बाद वो हमारे स्विचिंग या फिर चॉपिंग सेक्शन को भेज देगा। ये क्या करेगा, ये हमारे जो हमारे स्विचिंग डिवाइसेस हैं ट्रांजिस्टर, उनको ऑन ऑफ करेगा। और फिर बाद में जो है वो कनेक्टेड होते हैं इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के किसी एक टर्मिनल से। अब देखिए जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर होता है जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो कि कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ट्रिगर सिग्नल तो जनरेट हो गया, देखिए हमारे स्विचेस ऑन ऑफ तो होने लगे, लेकिन हमें पता है जब एक ऑन होते हैं, मतलब कि जब सर्किट क्लोज होता है तो इसमें से एक करंट फ्लो होता है जो कि DC करंट होता है। अब एक करंट कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टर से कनेक्टेड होती है हमारी बैटरी, तो बैटरी से वो DC करंट यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके बाद दोस्तों जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर का जो AC आउटपुट होता है ये जाता है चेंज ओवर रिले को, और फिर ये रिले जो है लोड को पास कर देती है पावर सप्लाई। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों कंप्लीटली सर्किट था। तो देखिए यहाँ पर जो स्विचिंग सेक्शन है जनरली, जो कि मैंने आपको कुछ इस तरीके से दिखाया है, इसमें लगे होते हैं कुछ स्विचेस वगैरह जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका एक्चुअल जो है डायग्राम देखें, सर्किट डायग्राम देखें, तो जो कुछ होता है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, मॉसफेट, यहाँ पर मॉसफेट 1 और यहाँ पर मॉसफेट 2। ठीक है, और ये लगी हुई है हमारी PWM IC, जो कि हमारी ट्रिगर सिग्नल को जनरेट करेगी, मतलब कि जो कि सिग्नल जनरेट करेगी और मॉसफेट को बताएगी कब ऑन होना है और कब ऑफ होना है। और यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिस्टर का देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर टैप अरेंजमेंट में, ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, 2 नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो जो दोनों ही ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, ये ट्रांसफार्मर के दोनों ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, दोनों ही नेगेटिव टर्मिनल से। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पॉजिटिव 12 वोल्ट। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बैटरी का आउटपुट कनेक्टेड होता है। ठीक है, बैटरी से जो 12 वोल्ट आता है वो हमारे ट्रांसफार्मर के इस टर्मिनल को जाता है, और यहाँ से जो हमारे स्विचिंग ट्रांजिस्टर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं हमारे अदर टर्मिनल पर ट्रांसफार्मर के।
और फिर फाइनल जो है इसको स्टेप अप करके हमारे लोड को यानी चेंज ओवर रिले को जाता है और फिर जो है हमारे लोड को प्रोवाइड हो जाती है पावर सप्लाई। अब देखिए यहाँ पर ट्रिगर सिग्नल जनरली दोस्तों हम PWM IC से जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर दोस्तों इन्वर्टर जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस भी आते हैं। जो हमारे मॉडर्न इन्वर्टर होते हैं वो उनमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर जनरली करता है क्या, ये ट्रिगर सिग्नल को जनरेट करता है PWM IC की तरह ही। अब देखिए यहाँ पर हमें और इन्हांस हो गया, समझ लीजिए जो पहले जो हमारा सर्किट था वो अब और इम्प्रूव हो गया है, तो यहाँ पर और बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और देखिए जो हमारा मॉडर्न इन्वर्टर होता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर बेस होता है, उसमें जनरली दोस्तों डिफरेंट सेंसर लगे होते हैं, कुछ एक्चुएटर होते हैं, LCD डिस्प्ले लगी होती है जो कि स्टेटस बताती है कि कितना क्या चार्ज हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद एक ऑडिबल अलार्म लगा होता है जो कि बीप साउंड देता है। मान लीजिए बैटरी डिस्चार्ज होने लगी तो बीप साउंड देने लगेगा। जब हमारी जो स्विचिंग हुई, मतलब कि चेंज ओवर हुआ, मतलब कि हमारे मेन लाइन से इन्वर्टर की पावर सप्लाई पर चेंज हुई पावर सप्लाई, तो उस टाइम भी मान लीजिए एक अलार्म बज गया कि भैया अब जो है बैटरी से पावर चल रही है। इसके बाद टच स्विचेस भी लगे होते हैं उस पर, तो उसके लिए भी जनरली माइक्रो कंट्रोलर काम में होता है। तो मतलब कि जो जिन इन्वर्टर में माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है उससे हम स्विचिंग सिग्नल भी जनरेट करते हैं। स्विचिंग सिग्नल यानी ट्रिगर सिग्नल, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ये ट्रिगर पल्सेस को जनरेट कर रहा है जो कि मॉसफेट को जा रहा है और कुछ इस तरीके से फिर जो हमें पावर सप्लाई देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सर्किट यूज होता है यहाँ पर। अब मान लीजिए लोड तक पावर सप्लाई पहुँच ही नहीं रही, यहाँ पर कम पावर की पहुँच रही है, कम वोल्टेज की पहुँच रही है, क्योंकि मैं लोड पर तो 230 चाहिए या 240 चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों जनरली लोड की जो पावर सप्लाई होती है इससे कनेक्टेड होता है एक फीडबैक सर्किट जो कि जाता है PWM सेक्शन को। मान लीजिए वोल्टेज कम मिल रहा है तो PWM सेक्शन को फीडबैक भेजेगा, तो PWM IC उसको सेंस करेगी उस फीडबैक को, और उसके बाद मान लीजिए वोल्टेज कम है तो स्विचिंग स्पीड को ज़्यादा कर देगी, वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो स्विचिंग स्पीड को कम कर देगी। तो इस तरीके से हम जो है अपनी पावर सप्लाई को मैनेज करते रहेंगे वोल्टेज को। इसके बाद अगर हम फीडबैक सर्किट का दोस्तों सर्किट डायग्राम देखें तो जो कि कुछ होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इन्वर्टर फीडबैक फ्रॉम इन्वर्टर ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। तो जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वहाँ से ये कनेक्टेड होता है, ये स्टेप डाउन करता है और फिर दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी PWM सेक्शन को हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं सेंस्ड DC वोल्टेज टू PWM सेक्शन, और फिर ये बताती है हमारी PWM सेक्शन को कि आउटपुट में वोल्टेज कितना कैसे क्या मिल रहा है। अगर कम वोल्टेज मिल रहा है तो ये स्विचिंग बढ़ा देगा और ज़्यादा ही मिल रहा है तो कम कर देगा, डिपेंड करता है कि कैसी क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके यूजेस की, एप्लीकेशन की, कि कहाँ कहाँ हम एक इन्वर्टर को यूज़ करते हैं। तो इन्वर्टर का यूज़ दोस्तों जनरली बहुत जगह होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंडस्ट्रियल यूज, कि इंडस्ट्री में हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए AC DC ड्राइव्स फॉर कंट्रोलिंग मोटर्स। तो सबसे पहले हम किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इन्वर्टर का यूज़ करते हैं हमारी इंडस्ट्री में। किसी भी का मतलब जो आपके घरों में जो पानी के मोटर है उसकी नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी मोटर होते हैं इंडस्ट्री में जो कि 3 फेज पावर सप्लाई पर हाई वोल्टेज पर काम करते हैं, तो उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम जो है इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। टरबाइन एंड बॉयलर, तो यहाँ पर दोस्तों जो टरबाइन घूमती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल मोटर ड्रिवन इक्विपमेंट, जो मोटर से इक्विपमेंट चलते हैं। मोटर ड्रिवन का मतलब दोस्तों अब देखिए मैंने आपको बताया कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं इन्वर्टर के द्वारा। अब मान लीजिए काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है जो कि मोटर से चलते हैं, तो जब मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो मान सकते हैं जो मोटर ड्रिवन इक्विपमेंट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है DCS एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को भी, PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को भी। तो इन सभी में दोस्तों हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स यानी जो हमारी रेलगाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आज के टाइम पे जितने भी मॉडर्न लोकोमोटिव आ रहे हैं उन सभी में हम इन्वर्टर का ही यूज़ करते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। उसको जनरली हम बोलते हैं VFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो ये दोस्तों इसका इंडस्ट्रियल यूज हो गया। इसके बाद डोमेस्टिक यूज़ की बात करें तो हमारे घरों में तो हम सभी यूज़ करते ही करते हैं भैया इस इन्वर्टर को, जो कि हमारी मेन लाइन चले जाने पर हमें बैकअप के तौर पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, टू प्रोवाइड बैकअप पावर टू द डोमेस्टिक अप्लायंसेस व्हेन पावर फेल्स। इसके बाद दोस्तों ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका काफ़ी सारा यूज है। ऑटोमोटिव यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो कि हमारे समझ लीजिए कार वगैरह हो गए, बाइक वगैरह हो गई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मॉडर्न इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। तो देखिए आप सभी ने देखा होगा आज के टाइम पर जो 4 व्हीलर कार्स आती हैं उनमें जनरली पावर स्टीयरिंग देखने को मिलती है। तो पावर स्टीयरिंग के लिए जो पावर सप्लाई जाती है तो उसको भी हम जो है जो कंट्रोल करते हैं वो इन्वर्टर के द्वारा करते हैं। इसके बाद HEV मेन इन्वर्टर। HEV मतलब कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इंजन और इलेक्ट्रिक दोनों ही से चलती है ऐसी कार। तो उसमें भी दोस्तों जो हमारा पावर सप्लाई होती है वो इन्वर्टर के द्वारा ही होती है।
इसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम में भी हम इन्वर्टर का काम करते हैं, सीट कंट्रोल में भी हम इन्वर्टर का काम करते हैं। अब सीट कंट्रोल का मतलब दोस्तों आप सभी लोगों ने कार में देखा होगा कि ड्राइवर की सीट होती है, साथ ही साथ साइड में को ड्राइवर की भी सीट होती है। तो उस सीट का एडजस्टमेंट जनरली दोस्तों उसमें साइड में लगे नीचे बटन होते हैं, उनके थ्रू हम करते हैं कि आगे सीट करना है, पीछे करना है, आड़ी टेढ़ी करना है, कैसे भी करना है। तो वो उसके लिए भी दोस्तों जो पावर सप्लाई जाती है वो हमारे इन्वर्टर से ही जाती है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इसकी एप्लीकेशन थी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वर्टर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर के इन्वर्टर जनरली कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन के आधार पर, एप्लीकेशन यानी यूजेस के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पर दोस्तों जनरली दो प्रकार के इन्वर्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल इन्वर्टर और हमारा डोमेस्टिक इन्वर्टर। तो इंडस्ट्रियल इन्वर्टर हम समझ गए, डोमेस्टिक इन्वर्टर हम समझ गए जिसको हम घर में यूज़ करते हैं। इसके बाद बेस्ड ऑन कनेक्शन अरेंजमेंट, तो कनेक्शन अरेंजमेंट के आधार पर दोस्तों जनरली दो प्रकार से होता है, सिंगल फेज इन्वर्टर और थ्री फेज इन्वर्टर। लोड के आधार पर बात करें तो यहाँ पर VSI होता है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर CSI। अब देखिए सिंगल फेज और थ्री फेज इन्वर्टर क्या होता है। तो ये देखिए अभी जो हमने सर्किट पढ़ा ये सिंगल फेज इन्वर्टर का था, मतलब कि जो आउटपुट में अब देखिए AC पावर सप्लाई भी दो प्रकार की होती है, सिंगल फेज और थ्री फेज AC। तो जो हमारा इन्वर्टर होता है जो आउटपुट में सिंगल फेज AC दे तो उसको बोलते हैं हम सिंगल फेज इन्वर्टर। और मान लीजिए जो हमारा इन्वर्टर है जो कि आउटपुट में थ्री फेज AC दे तो उसको बोलते हैं हम थ्री फेज इन्वर्टर। ये सर्किट डायग्राम दोस्तों था हमारे सिंगल फेज AC का, और ये जो सर्किट डायग्राम है ये है हमारे थ्री फेज AC का। देखिए यहाँ पर स्विचेस बढ़ गए हैं लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, जैसा कि हमने अभी सिंगल फेज में देखा उसी तरीके से यहाँ पर ऑन ऑफ होते हैं स्विचेस, और थ्री फेज पावर सप्लाई को बनाते हैं थ्री फेज AC को, और यहाँ पर सिंगल फेज AC को। इसके बाद दोस्तों हम जो BSI है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में क्या अंतर है तो वो हम समझते हैं। ठीक है, BSI में दोस्तों जो होता है वो स्टिफ DC वोल्टेज सोर्स होता है। स्टिफ DC मतलब कि जो उसको जो इनपुट पे वोल्टेज मिलता है वो कांस्टेंट DC होता है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि इनपुट में इन्वर्टर हमारा फिक्स DC को लेता है और आउटपुट में AC देता है। इसके बाद DC सोर्स इन पैरेलल विथ लार्ज कैपेसिटर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा DC इनपुट में, इसके साथ में यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड है और फिर ये हमारे स्विचिंग सेक्शन को जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा VSI होता है। इसमें स्विचिंग के तौर पर हम दोस्तों MOSFET और IGBT का यूज़ करते हैं, और ट्रिगर सिग्नल जनरेट करने के लिए हम PWM IC का भी यूज़ करते हैं, जिसके कि आप पढ़ सकते हैं PWM टेक्निक यूज्ड। अब इसी प्रकार से दोस्तों होता है हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर, जिसमें कि स्टिफ DC करंट सोर्स होता है, मतलब कि इनपुट में जो करंट मिलता है वो कांस्टेंट होता है। इसके बाद दोस्तों जो CSI है वो हम BSI से ही बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, केवल हम सीरीज में क्या लगाते थे, एक इंडक्टर लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ DC चौक, तो ये हमारा सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम MOSFET या फिर IGBT का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम काम में लेते हैं थारिस्टर को। इसके बाद यहाँ पर PWM टेक्निक को भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ मेन डिफरेंस था हमारे VSI और CSI इन्वर्टर में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट था पावर इन्वर्टर का, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा आपके जो डाउट रहे हों। इसके बाद वीडियो अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप देखिए चैनल पर जरूर से आइएगा और प्लेलिस्ट को आप जरूर से विजिट कीजिएगा, इसको आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।